शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थीं, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहाँ कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वह खुद रस बस चुकी थीं और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थीं। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा है, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामत ए आमाल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फुंकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंबा है, जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूं। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ठोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होंठों के बीच एक सायेदार खोह सी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब टीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघरियाले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन न जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही सी हूं हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नज़र ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर लीं और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज़ किसी पाताल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिख के आरिजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चूटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने से जरा इधर और घिघी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया।
उस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पर से इधर बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियां देखी हैं, 20 और लोग देखे हैं, इसीलिए मैं कुछ समझती बूझती हूं। मैं अब तुम्हारी हूं, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूं। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिल्ली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा, पक्की बात। इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ कहा, जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुश्त पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहीमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी 2 बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी, जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वावेला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, झेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी, और जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था, और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली महल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या न देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन काकाजी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अदंड चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता, बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों की जंगल में आग ने आ लिया था, और वह धड़ाधड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ डता था, और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, उस पर मदन जल्दी ही दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाए। जब वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठा कर बाप और बहन के सामने रखता, और उनके कहाँ चुकने के झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है, और अब वो घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड्ढा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनीराम वहीं डांट देता, खाओ तुम, वो कहता, वो भी खा लेंगे। और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता, और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जह होती तो बाबू धनीराम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनीराम एक लर्जती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी ही को इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुद्दा कर 2 हाथ की दूरी पर खद्दा हो जाता देखता और हंसता रहता। पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना, भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी तो पीछा ही न छोड़ ढती उसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी।
इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदू ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड्डियच गया। बालों के फूल और चिद्धियां, मांग का सिंदूर, कानों के कर्णफूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदू ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ डने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदू के पसीने छूट गए। इस बेमां की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदू ने उसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहां सिरहाने ही सिरहाने, तकिए ही तकिए थे। न कह पाती थी न काट के बाजू, चोट तो एक तरफ कहीं को चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदू की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थीं और मजा भी दे रही थीं। दुलारी के गालों पर बड्ढे बड्ढे और प्यारे प्यारे गरहे पढ़ाते थे। इंदू ने इन गरहों का जायजा लेते हुए कहा, हाय री मुन्नी, तेरी सास मरे कैसे गड्ढे पड्ढे रहते हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड्ढे तुम्हारे भी तो पड्ढे रहते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदू ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था। वो पास ही खड्डा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता, एक तरह से अच्छा ही है। क्यों अच्छा क्यों है? इंदू ने पूछा। हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदू ने एकाएक ही खफा होते हुए कहा। तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड्ढे आए हो। आदमी जीता है तो लढ़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगधे भले। जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम? मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड्डे थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खद्देहा रहा। उसने उसे ढीठ और बेशर्म बना दिया था। लेकिन उस वक्त जब इंदू ने भी उसे डांट दिया तो वो रूहांसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदू को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदू के लोरी की आवाज सुनाई दी, तू आ निंदिया रानी, बौराई मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफ़ेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से खवाह खवाह एक मुर्दे का तसव्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदू उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूधियां तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठाकर अगले महल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों मैं लूट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चूधियां, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदू हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजधने और फिर बस जाने से बेखबर मदन जब हकायक की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदू तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट, कोई नंगापन है, खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी, एक घूंघट। फिर मदन ने इंदू का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डालीं। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी। इंदू एक ऊग सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पढ़ौसी सिप्ते की भैंस मुंह के पास फूंकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए 2-3 जमाइयां लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदू की चूधियां बिस्तर की सलवटें सीधी करने से खनक उठीं तो वो भी हड्डा-बद्धा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गईं? हाँ, मुन्नी मर गई? इंदू झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम, उसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो, मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी? हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही ननद। और एकदम तहक्कुमाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला,
ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों, उसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कहा। वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जोंक की तरह चिमटी हुई है, दफान ही नहीं होती है। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा। बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन के मेहमान, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन तो चल ही देगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चचा भी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी, जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगीं, जैसे घर में कोई बड्ढी सी बाम भी है जिसमें कोई नागिन रहती है, और जब तक वो पकड़ दिएच कर फेंकवाई नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए, और बड्ढे, धतूरे और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई, जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी, जिसमें गोटे किनारी में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बुझती हुई शहनाई बीन की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ बार अफरोखतगी के आलम आगे कि कहानी भाग 2 में आएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर करना और आनी ऑफिशियल कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।